है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आप लोगों के सामने हेडिंग है पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी ऑफ पैकिंग। तो जैसे इसमें हमको क्या चीज़ सीखना है कि अगर मानिए कि कोई यूनिट सेल है वो बन रहा है, तो जब यूनिट सेल बनता है तो हमने बताया था वो कुछ स्पेस कवर कर लेता है और कुछ स्पेस छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमको यही पढ़ना है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स कितना स्पेस वो कवर कर रहा है और कितना स्पेस वो एम्प्टी छोड़ दे रहा है। ठीक है। तो जैसे हमने 3 यूनिट सेल पढ़े थे, SCC, BCC और FCC, तो उन्हीं तीनों के लिए देखते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या फार्मूला इसमें यूज़ होता है, यही सब हम लोगों को देखना है। जैसे एक लाइन आपके सामने है, इन पैकिंग फ्रैक्शन is the ratio of volume occupied by each sphere and total volume of unit cell। मीन्स यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो होता है किसका किसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ईच स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इससे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम स्फीयर ले रहे हैं तो हमको पता है कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर एस लिखा है वो एस ये शो कर रहा है कि हम रेडियस किसकी ले रहे हैं, स्फीयर की ले रहे हैं। यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे शो करेंगे अपॉन यूनिट सेल का। यूनिट सेल के लिए आपको वॉल्यूम बताया गया था ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन का टोटल फार्मूला क्या निकल के आया है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यही इसी फार्मूले से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। इसी फार्मूले से हमको ये पैकिंग फ्रैक्शन से ही हमको ये पता चलेगा कि कोई यूनिट सेल जब बनता है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कितना स्पेस एम्प्टी छोड़ देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जेड जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल SCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए 3 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जैसे मानिए कि आपके पास एक रूम है, रूम में चाहे जितने भी लोग खड़े हो जाएं, हमने बताया था उस रूम का पूरा स्पेस कवर नहीं किया जा सकता। मान लो कि एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम ये कहेंगे कि रूम ऑलमोस्ट 90% फिल हो गया है, 10% बचा है, एम्प्टी है। मीन्स यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में शो करेंगे कि कितना परसेंटेज कवर हो गया है, कितना परसेंटेज एम्प्टी है। तो उसके लिए भी क्या फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हमारा ये फार्मूला मिलता है, परसेंटेज ऑक्यूपाई बाय स्फीयर। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम ऑक्यूपाई स्पेस निकाल लेंगे तो एम्प्टी स्पेस कैसे पता करेंगे, 100 माइनस ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स जितना स्पेस कवर किया है उसको हम 100 से लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। तो इन्हीं सब फॉर्मूले से हम जो भी हमने यूनिट सेल पढ़े थे उन सब के हम परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे। तो 1 बाई 1 हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। फर्स्ट आपका है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसे हम जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। और इसके लिए हमने आप लोगों को पीछे कुछ फॉर्मूले बताए थे कि यहाँ पर जैसे Z इज इक्वल टू बताया था 1 होता है, मीन्स इसमें 1 पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर A और R के बीच रिलेशन बताई गई थी, A इज इक्वल टू 2R। ये जो स्मॉल s लिखा हुआ है ये स्फेरिकल की ही रेडियस है। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है पीछे पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूले में ये सारी वैल्यू अगर हम उठा करके रखेंगे, जितनी भी वैल्यू दी गई है, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ पर हमने ए की जगह वैल्यू पुट की है, A इज इक्वल टू 2R। और फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितनी निकल के आ रही है, इसको आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ रही है 0.5233। तो ये हमारी पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आई है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना हुआ। जैसे बताया था हमने इसको परसेंटेज में चेंज कर लिया, तो ऑक्यूपाई वॉल्यूम हमारा आया है 52.3%। इस तरह एम्प्टी स्पेस अगर हम देखेंगे तो ऑक्यूपाई इतना है, तो रिमेनिंग जो होगा वो अनऑक्यूपाई या इसी को एम्प्टी स्पेस कहेंगे। एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 47.67। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी फॉर पैकिंग इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल।
तो जैसे ये एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में होता था। जैसे इसमें जेड की वैल्यू क्या बताई गई थी आप लोगों को, मींस पार्टिकल कितने पार्टिसिपेट करते थे 2, और इसके लिए ए और आर में रिलेशन होता था ए इज इक्वल टू 4r/√3। अब पीछे की तरह उसी पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में जब ये वैल्यूज़ उठा के रखी जाएंगी तो ए की जगह हमने वैल्यू रखी है, ए और आर में जो रिलेशन था ए की जगह वैल्यू रखी है 4r/√3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा यूनिट सेल जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना निकल करके आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 6798। अब इसको भी हमने परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज में ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना आ गया 67.98। मीन्स अगर बीसीसी यूनिट सेल बनाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो कितना स्पेस कवर करेंगे, 67.98% कवर करेंगे। एमपीटी कितना छोड़ देंगे, एमपीटी हो जाएगा 32.02%। इसी तरह एफसीसी के लिए देखते हैं, फॉर्मूले सेम रहेंगे। एफसीसी में क्या होता था, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सारे पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स फेस सेंटर में प्रेजेंट होते थे। इसके लिए जेड की वैल्यू आप लोगों को बताई गई थी 4 होती है, और ए इज इक्वल टू 4r/√2। ये सारे वैल्यू उठा करके हम पीछे फॉर्मूले में रखेंगे। अब इसमें ऑक्यूपाई वॉल्यूम और अनऑक्यूपाई वॉल्यूम, मींस ऑक्यूपाई मतलब घेरा गया स्थान और रिक्त स्थान क्या होगा, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और इसके आंसर हमको आप बाय कमेंट बताइएगा कि एफसीसी में जो ऑक्यूपाई स्पेस और एम्प्टी स्पेस कितना आया है। और पीछे की क्लासों में जो आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए गए थे और जो होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए गए थे उसको आप लोग सॉल्व करिए। अगर वो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप वो हमसे बाय कमेंट पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके डिफेक्ट्स के बारे में बात किया जाएगा कि सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ डिफेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे पहली हेडिंग है यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो होते हैं, ये क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको बिंदु दोष। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक दोष। और तीसरा है हमारा लीनियर डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं रेखीय दोष। यहाँ अगर हम बात करें जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, रेखीय दोष होता है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है स्ट्रैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में इसको यही कहेंगे स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष। और दूसरा होता है नॉन स्ट्रैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में इसको भी यही नाम कहा जाएगा, नॉन स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष। अब स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष की अगर हम बात करें, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है हमारा शॉटकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष। और नॉन स्ट्रैकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो इसमें पहला आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष, और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। तो कुल मिलाकर टोटल हमको इतने डिफेक्ट क्रिस्टल में पढ़ने हैं, इतने डिफेक्ट क्रिस्टल में होते हैं, ये डिफेक्ट हमको क्रिस्टल में पढ़ने हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला डिफेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट, तो इसके बारे में हम जानते हैं एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है This type of defect arise due to irregularity in arrangement of atoms or ions। हिंदी में इस लाइन का मीन्स हो जाएगा कि ये वह दोष हैं जो परमाणु या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। अगर हम देखें तो इनके हमारे 2 टाइप थे, कौन कौन से प्रकार थे, स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष। जबकि इसमें इसके अलावा कुछ और भी टाइप होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला दोष कौन सा है हमारा, स्ट्रैकियोमेट्रिक दोष। जैसे इसमें लिखा हुआ है दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्ट्रैकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। मीन से कह रहा है कि ये इस तरह का बिंदु दोष होता है जो ठोस के स्ट्रैकियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को, संरचना को डिफेक्ट बदलता नहीं है,
वो हमारा क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। उसमें कोई भी तरह का बदलाव या डिस्टर्बेंस नहीं करता है, वो हमारे होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारे कुछ टाइप के होते हैं। जैसे आपको पीछे बताया गया था कि ये 2 टाइप के होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकेल। तो शॉटकी और फ्रैंकेल के अलावा भी ये 2 अलग टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, इसको कहते हैं रितिका दोष। तो इसमें क्या होता है, जैसे मानिए कि ये एक क्रिस्टल है जिसमें ये पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जब आप देख रहे हैं तो इस पार्टिकल के अरेंजमेंट में सब जगह तो पार्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ जगह पार्टिकल्स क्या है, मिस है। मीन्स कुछ पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गए हैं, तो यहाँ पर उन पार्टिकल्स की जगह वैकेंसी, रिक्त स्थान उत्पन्न हो गए। इसी को ही हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या रितिका दोष। मीन्स हिंदी में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसे कहेंगे कि वे दोष जिसमें से क्रिस्टल के कुछ कण बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रितिका दोष कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो इस तरह के हमारे ये क्रिस्टल कौन से डिफेक्ट शो करेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। जब इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी जो होती थी वो मास पे डिपेंड करती है। D = m/v पढ़ाया गया है, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स में निकलते जाएंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशीय दोष। अब अंतराकाशीय स्थान आप लोगों को बताया जा चुका है पीछे कि वो वैकेंट स्पेस जिसको हम बाय पार्टिकल्स कवर ना कर सकें, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अब जैसे देख लेते हैं, ये एक क्रिस्टल है, इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में बीच बीच में आप देख रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जा कर के बैठ जाएंगे, जैसे इस तरह से पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इफेक्ट या अंतराकाशीय दोष कहा जाएगा। जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्हेन सम एटम्स और मॉलिक्यूल ऑक्युपाई एन इंटरस्टिशियल साइट शोन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे देख रहे हैं इसमें मास बढ़ रहा है, पार्टिकल्स आ रहे हैं तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। जैसे डी ब्लॉक में हम लोग जानते हैं, डी ब्लॉक में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है वो इसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन टाइप है, इसमें शॉटकी डिफेक्ट, या हिंदी में इसको शॉटकी ही कहा जाएगा। ठीक, शॉटकी एक साइंटिस्ट नेम है इसलिए। अब इस डिफेक्ट को ज़रा देख लेते हैं। ये आपके सामने एक क्रिस्टल है जिसमें पार्टिकल्स हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये आयनिक सॉलिड शो करते हैं। अब जैसे देख रहे हैं कि एक सॉलिड जो है ये आयन से मिलके बना हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, शॉटकी डिफेक्ट में ये होता है कि जब किसी क्रिस्टल से एक कैटायन बाहर निकलता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एनायन भी बाहर निकल जाता है। जब आप लोग देख रहे हैं, जब किसी एक क्रिस्टल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो नेगेटिव इस पर हैवी होने लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए एक नेगेटिव भी ऑलरेडी बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस जनरेट हो गए। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये NaCl का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। मीन्स यही कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल से एक पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एक निगेटिव भी बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप का डिफेक्ट हमारा कौन सा होगा, शॉटकी डिफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट, जैसे इसमें पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो सिंपल सी चीज़, मास डिक्रीज़ होगा। जब मास डिक्रीज़ होगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एग्जांपल हमने किसका लिया है, NaCl का। नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकेल डिफेक्ट देखते हैं, हिंदी में भी इसको फ्रैंकेल कहेंगे क्योंकि फ्रैंकेल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नेम है। ये क्रिस्टल है, यहाँ पर
ये भी क्रिस्टल एक आयन से मिलकर के आयन से मिलकर बना हो। ये आयन्स कौन से हैं? इस बार हमने जो क्रिस्टल लिया है, मान लेते हैं ये जो हमारा है AgCl है। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के डिफेक्ट में एक कैटायन अपना प्लेस तो छोड़ता है। देखो, उसने अपना प्लेस तो छोड़ा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकला है। उसने किया क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, वहाँ पर जाकर के वो कवर हो गया है। तो पीछे वाले में क्या हो रहा था, एक पॉजिटिव कंप्लीटली क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जा रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव बाहर निकल रहा था। यहाँ पर पार्टिकल ने अपना प्लेस तो छोड़ा है, लेकिन प्लेस छोड़ने के बाद वो कहाँ जा कर के बैठ गया है, वो बैठ गया है इंटरस्टिशियल स्पेस में जा कर के बैठ गया है। मीन्स क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है। तो मीन्स जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है। क्रिस्टल ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल है, लेकिन वैकेंट स्पेस तो इसमें जनरेट हो गए हैं। तो इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट कहा जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग सीट पर बैठे हैं, कई सीटों पर कई बच्चे बैठे हैं, तो एक बच्चा उठ करके अपनी सीट छोड़ करके कहीं दूसरी सीट में जा करके अदर बच्चों के बीच बैठ गया। तो देखा जाए तो ये पूरा क्लास एक क्रिस्टल था। इसमें जो बच्चे थे ये कैटायन एनायन है। तो बच्चे ने क्लास छोड़ करके बाहर नहीं निकला है, वो उसने अपना केवल प्लेस चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। तो इस डिफेक्ट को अगर हम देखें, ये AgCl का स्ट्रक्चर है। इस डिफेक्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड बाय द स्मॉल आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू अनदर इंटरस्टिशियल साइड। मीन्स जो कैटायन है वो अपना प्लेस तो छोड़ रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में जा कर के वो एडजस्ट हुआ जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़ करके उसमें उपस्थित अंतराकाशीय स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकेल दोष कहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये अपना प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जा रहा था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा गया। हिंदी में से विस्थापन दोष कहेंगे। लास्ट लाइन वही बताई गई है कि इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके में पार्टिकल ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स इसमें सेम है। ठीक है। तो इस टाइप का डिफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाएगा। अब इसमें जो आगे के जो डिफेक्ट हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। इसको आप रिवाइज़ करिएगा, ये पूरा चैप्टर आप लोग रिवाइज़ करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नियर अबाउट ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, 2-3 क्लासों में ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। थैंक यू। तो सॉलिड में डिफेक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया गया था, तो कुछ डिफेक्ट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए गए थे, जिसमें आपको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपको क्लियर कर दिया गया था। आज की क्लास में आप लोगों को नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो क्या होता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, देखते हैं। जैसे एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड डू नॉट ओबे स्ट्रिक्टली द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मीन्स नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल निश्चित अनुपात के नियम का दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ये आपका नियम आप लोगों को 11th में भी बताया गया था। एक बार हम आपको यहाँ पे फिर से बता देते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्व निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। कोई भी यौगिक है उसमें जो भी उसके एलिमेंट होते हैं वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है। अब वाटर आप चाहे जहाँ से लीजिए, चाहे टैप वाटर ले लें, चाहे रेन वाटर ले लें, चाहे सी वाटर ले लें, इन सब में वाटर का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 1:8। लेकिन जो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें जो कंपाउंड होता है, इनमें इस लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस
present in such compound are different from those expected from their ideal chemical formula. Means इन क्रिस्टलों में धन आयन या ऋण आयनों की संख्या इनके आदर्श सूत्र द्वारा प्रदर्शित संख्याओं से भिन्न होती है। क्रिस्टल में धनावेश या ऋणावेश की अधिकता हो सकती है। इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो क्रिस्टल होंगे इनमें हम आगे जब देखेंगे तो देखेंगे कि इनमें कैटायन और एनायन के जो नंबर्स होंगे वो उसके एक्सपेक्टेड फॉर्म जो उसका केमिकल फॉर्मूला आएगा उससे डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लाइन। अब जैसे पहली लाइन में इसके पहली लाइन में बता रहा है कि इसमें कैटायन एनायन के नंबर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। इस चीज़ को आगे बाय डायग्राम एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर बात करें इनके टाइप की तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष, और दूसरा है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पर हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष। जैसे कि हमको नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष। इसमें मेटल्स के नंबर बढ़ जाने हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमारे सामने एक स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं NaCl का। ये NaCl का स्ट्रक्चर है। NaCl Na+Cl- से मिलके बना होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें से जो एक निगेटिव आयन है वो अपना प्लेस छोड़ता है। निगेटिव आयन अपना प्लेस छोड़ देता है, और प्लेस छोड़ने के बाद जो उसका वैकेंट स्पेस होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जो क्रिस्टल है वो हमारा एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है? जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन Cl- निकल तो रहा है, लेकिन उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे आता है ये हम देखते हैं। जैसे एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ एनायन क्रिस्टल बिकम चार्ज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट द होल ऑफ एनायन विच इज नोन एज एफ सेंटर। जहाँ एफ जर्मन वर्ड है, इसे कहा जाता है ऑर्बेन जेंटर। इस लाइन में यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जैसे कोई क्रिस्टल है, अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने पर जो एनायन होता है वो अपना प्लेस लीव कर देता है, और लीव करने के बाद वहाँ पे एक वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाता है। उसी स्पेस को इलेक्ट्रॉन के थ्रू कवर कर लिया जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो इस स्पेस को कवर करता है, इसी को हम कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्पेस बनता है इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर नॉर्मली कलर्ड होते हैं। ये कैसे होता है? जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं NaCl का। जब हम NaCl को हम हीट करेंगे तो इसमें से जो क्लोरीन आयन होगा वो अपना प्लेस रिप्लेस करेगा, और इस टाइप का जो क्रिस्टल हमको मिलेगा येलो क्रिस्टल मिलेगा। इसी तरह KCl में वॉयलेट कलर मिलेगा, और लिथियम क्लोराइड में हमको पिंक कलर मिलेगा। अब ये कलर मिलते कैसे हैं? जैसे एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इस पूरे डिफेक्ट में एफ सेंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, व्हेन NaCl आर हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, द सोडियम एटम आर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड द क्लोरीन आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड combined with sodium atom to give NaCl. This happens by loss electron by the sodium atom from sodium ions. They release electron diffuse into the crystal and occupy anionic site. मीन्स ये कह रहा है कि जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टल है, जब हम इसको सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं, NaCl का एक क्रिस्टल है उसको हम सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे, तो जो क्लोरीन आयन होगा वो अपना प्लेस छोड़ेगा, और जो सोडियम का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सोडियम आयन होंगे उस सोडियम क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाएंगे। हमने क्या किया है, NaCl के क्रिस्टल को सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट किया है, तो जो सोडियम था, जो सोडियम की जो वेपर्स थी वो उस क्रिस्टल के सरफेस पे आएंगी, और जो क्लोरीन आयन होंगे
वो अपना प्लेस छोड़ करके Na के साथ मिल करके NaCl बनाएंगे। लेकिन Na क्या करेगा, पहले Na अपने में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो Na प्लस आयन बनाएगा। यही जो Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनायनिक साइड को कवर कर लेता है। तो इसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। और इसी तरह से इसमें एफ सेंटर्स बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें से येलो कलर की लाइट को ये एमिटेड करते हैं। इसी कारण ये क्रिस्टल हमको कैसे दिखते हैं, येलो कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से क्लियर है, इसमें मेटल क्या हो जाएगा, मेटल की डिफिशिएंसी हो जाएगी, धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। अब इस टाइप का क्रिस्टल देखते हैं। जैसे क्रिस्टल है, ये हमारा मेटलिक डिफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करेगा। इसमें हमने क्या देखा है कि एक मेटल जो होता है वो तो अपना प्लेस छोड़ता है, लेकिन अपना प्लेस छोड़ने से पहले वो अपना पॉजिटिव चार्ज जो होता है अपने नियरेस्ट मेटल पर शिफ्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर मेटल ने अपना प्लेस तो छोड़ा है, लेकिन छोड़ने से पहले उसने क्या किया है, अपना पॉजिटिव चार्ज नियरेस्ट मेटल पर डिपॉजिट कर दे रहा है। तो इस तरह से देखा जाए ये भी न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। लेकिन इसमें देखा जाए कि ना से मेटल तो कम हो गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में ये जाएगा। जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है, देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर in the stoichiometric composition and contain less amount of metal as compared to the stoichiometric proportion। मीन्स ऐसे बहुत ही कम ठोस होते हैं जो इस तरह का स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन रखते हैं और जिनमें धातु की मात्रा भी कम होती है। लेकिन इसमें धातु निकलने से पहले अपना जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने नियरेस्ट मेटल पे क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से इसमें मेटल की डिफिशिएंसी हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। अब अगर इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल Fe 0.93 ऑक्सीजन 2 जब 0.96 ऑक्सीजन में चेंज होगा तब इसमें Fe2 प्लस कैटायंस आर मिसिंग, मीन्स Fe2 प्लस कैटायंस तब इसमें मिसिंग होंगे। तो इस टाइप के क्रिस्टल जो होते हैं, डिफेक्ट जो होते हैं, बहुत ही कम देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा, इन सब डिफेक्ट्स के अलावा एक डिफेक्ट्स और है, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में शो किया जाएगा। उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष कहते हैं। छोटा सा डिफेक्ट है, नेक्स्ट क्लास में शो किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में ही इसके वॉइड्स के बारे में बताए जाएंगे। जो इसमें वॉइड्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, और वॉइड्स में जो रेडियस होती है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा।